अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सारे खैरियत से होंगे। 11th क्लास केमिस्ट्री का आज बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जी हमारा, आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी का टॉपिक इतना बड़ा है कि इसको हम एक लेक्चर में और 5 से 10 मिनट की वीडियो में नहीं कवर कर सकते, इसलिए हम इसको 2-3 लेक्चर में कवर करेंगे। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है और कौन कौन से फैक्टर जो हैं इसको अफेक्ट करते हैं। लेक्चर का पैटर्न बेटा वही है जो पहले था होता था कि हम पहले एक लेक्चर की इन डेप्थ डिस्कशन करते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल भी कोई अगर पॉसिबल हो तो मैं आपको बताता हूँ। मुकम्मल तौर पर डिस्कशन करने के बाद हम फिर क्वेश्चन की जो है वो मैं बताता हूँ कि कितने पॉसिबल क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं। फिर उन क्वेश्चन के मैं आंसर भी आपको बताता हूँ कि वो आंसर जो है आप अपने पास लिख के रख लेते हैं ताकि फ़र्दर बोर्ड के एग्जामिनेशन में आपको वो काम आ सके। तो आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन क्या है बेटा? आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? तो आयोनाइजेशन एनर्जी, अब यहाँ पे इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक न्यूक्लियस के इर्द गिर्द एक इलेक्ट्रॉन है। अब इस इलेक्ट्रॉन को आपने बाहर निकालना है, न्यूक्लियस के हसार से दूर करना है। तो वो कम से कम एनर्जी जो आपको चाहिए होगी इसमें से इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, वो आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी। यानी कि किसी भी एटम का कैटाइन यानी कि पॉजिटिव आइन बनाने के लिए, किसी भी एटम को ए को ए प्लस बनाने के लिए आपको जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो एनर्जी क्या कहलाती है? वो कहलाती है आयोनाइजेशन एनर्जी। डेफिनेशन पर सिंपल होगी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। ये हर दफ़ा रिक्वायर्ड होती है, हमेशा ये हमें एनर्जी जो है वो उसको देना पड़ती है। अगर सिस्टम में एनर्जी आप दे रहे हैं तो सिस्टम को बेटा हम एंडोथर्मिक कहते हैं। अब ये टर्म आपको अगर नहीं समझ आ रही कि एंडोथर्मिक लफ्ज़ क्या बोला है, तो हम आगे लेक्चर्स में इसको कवर करेंगे। पूरा एक थर्मो एनर्जेटिक्स का एक टॉपिक है जिसको पहले हम थर्मोकेमिस्ट्री कहा करते थे, तो वहाँ पे डिटेल में आपको समझ आ जाएगी कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, कैसे पॉजिटिव है, कौन नेगेटिव है, वगैरह वगैरह। अच्छा, इन आयोनाइजेशन एनर्जी के साथ लफ्ज़ जो सॉरी हम सिंबल जो है वो लिखते हैं पॉजिटिव का, ठीक है। अब पॉजिटिव की क्यों लिखते हैं? क्योंकि रिक्वायर्ड। तो सोडियम की आयोनाइजेशन एनर्जी 496 किलो जूल पर मोल, मैग्नीशियम की आयोनाइजेशन एनर्जी 737। इसमें कौन सी आयोनाइजेशन एनर्जी बेटा? जब एक इलेक्ट्रॉन निकला हो। तो आपने यहाँ पे सिंबल जो है वो देखा होगा कि जी या गैस का सिंबल ज़रूरी है, इसीलिए यहाँ पे ऊपर टॉप पे लिखा हुआ है कि आइसोलेटेड गैसियस एटम से हमने निकालना है कि एटम कौन सा होना चाहिए? गैसियस एटम। अब गैसियस एटम होता ही आइसोलेटेड है क्योंकि वो दूर दूर होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं। प्रेशर कम होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी इफेक्ट नहीं होगी। अब अगले स्लाइड में हम देखेंगे कि वो कैसे इफेक्ट करती है अगर गैस ना हो तो आयोनाइजेशन एनर्जी में लाजमी तौर पे आपने गैस लिखना है बेटा। इधर भी जी लिखेंगे साथ में गैस, और इधर भी जी गैस साथ में मेंशन करेंगे। मैक्सिमम स्टूडेंट नहीं करते और उनके फिर मार्क्स कट जाते हैं। अच्छा, यूनिट्स जो है बेटा इसकी क्या है? किलो जूल पर मोल है इसकी यूनिट। यहाँ पे जे जो है वो कैपिटल है। किलो जूल पर मोल जो है बेटा इसकी क्या है? यूनिट। अच्छा, रीज़न क्या है जी गैसियस स्टेट में क्यों होना चाहिए? अब सर ने तो कह दिया आइसोलेटेड गैसियस स्टेट में होना चाहिए, तो इसमें बहुत सारी वजूहत हैं। जो मेन हैं वो 3 फैक्टर्स हैं। नंबर 1, अगर कोई सॉलिड होगा तो उससे हमें हीट ऑफ फ्यूजन की भी रिक्वायर्ड होगी कि पहले उसे फ्यूज़ करो, उसकी हीट ऑफ फ्यूजन पहले लेके आओ और फिर जो है उसको तोड़ के फिर आयोनाइज करो, तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर होगी, एग्जैक्ट आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं आएगी। फिर अगर कोई बहुत ज़्यादा अगर लिक्विड भी है या गैस भी है, सॉरी लिक्विड है, सॉलिड है, उसके बॉन्ड बने हुए हैं, तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए भी बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड होती है, वो उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस भी रिक्वायर्ड होती हैं। अगर कोई लिक्विड है तो हमें उसको वेपोराइज करना पड़ेगा, तो वेपोराइजेशन के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी। फॉर एग्जांपल अगर कोई गैस है, एटम है, आइसोलेटेड है, अकेला है, आप उसे एनर्जी देंगे वो आपको इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा। लेकिन अगर यही काम आप कर रहे हैं सॉलिड के साथ, तो सॉलिड में पहले आप उसको अलग करेंगे, एक बड़ा सा बंच बना होगा, उसको आपने अलग करना है। अलग करने के बाद फिर उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे, तो उस बंच को यानी कि उसको हीट ऑफ फ्यूजन प्रोवाइड करना पड़ेगी, तब वो वहाँ से निकलेगा।
अच्छा बेटे, वैल्यूज़ ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी जो मिनिमम वैल्यू है वो सबसे कम है जी सीजियम की 376, और सबसे जो हाईएस्ट है वो बेटा हीलियम की है। कुछ बुक्स लिखती हैं 2370 और कुछ 72 लिखते हैं। एक ऑथेंटिक बुक से मैंने ये रेफरेंस लिया हुआ है, तो ये 2372 जो है वो क्या है, 2372 हीलियम की जो है वो हाईएस्ट है अमंग ऑल द पीरियोडिक टेबल जो यहाँ वैल्यूज़ गिवन है। तो यहाँ पे क्या है बेटे कि यहाँ पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को हमने निकाल दिया। यहाँ पे एस्टाटीन हुआ करता था तो वो भी हमने निकाला है, बाकी सबको तो वैसे ही बरादरी से निकाल दिया। तो 2372 जो है हाईएस्ट है, और मिनिमम क्या है बेटा 376। एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बताया होगा। अच्छा, आयोनाइजेशन एनर्जी किन फैक्टर पर डिपेंड करती है बेटा? पहले करती है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, दूसरा करती है एटॉमिक रेडियाई, तीसरा करती है शील्डिंग इफेक्ट, चौथा करती है जी स्पिन पेयर रिपल्जन। अब एटॉमिक रेडियाई की अलग से मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, लिंक आपको ऊपर शो हो रहा होगा। तो वो एटॉमिक रेडियाई का सारा कॉन्सेप्ट हमने पहले डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। अगर किसी ने नहीं पहले देखी वीडियोस को देख लें, ताकि एक कॉन्सेप्ट आपके सारे सीक्वेंस वाइज क्लियर होते थे। उसी में हमने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की भी बात की थी और शील्डिंग इफेक्ट की बात की थी। स्पिन पेयर रिपल्जन एक नया टॉपिक है, तो वो हम यहाँ पे भी देख लेते हैं। तो बेटा यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, सॉरी यहाँ पे है न्यूक्लियस, और बाहर पे क्या है, एक आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है। न्यूक्लियस इसको अपनी तरफ खींच रहा है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये उसको रिपेल कर रहे हैं। इसके रिपल्जन की वजह से जो न्यूक्लियर का नेट इफेक्ट इसके ऊपर आएगा बेटा, वो जो नेट इफेक्ट है वो नेट इफेक्ट कहलाता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस के पास एनर्जी है 20 किलो जूल फॉर एग्जांपल, और इसको जो इफेक्ट कर रही है वो क्या है 15 है। क्यों? क्योंकि जो रिमेनिंग 5 है वो इसको रोकने में, ये इसको रोक रहा है। तो उसके ऊपर जो इफेक्टिव है वो क्या है न्यूक्लियर चार्ज, वो आपने कंसिडर करना होता है। तो जितना न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा लेफ़्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल के अंदर, उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को वो अपनी तरफ खींचेगा, उतनी ही ज़्यादा हमें एनर्जी चाहिए होगी। ताकि अब देखें, अगर मैं बताऊं कि यहाँ पे साइज़ जो है वो क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, तो अगर साइज़ कम हो रहा हो बेटा तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से ज़्यादा करीब होंगे, इलेक्ट्रॉन का पुल न्यूक्लियस की तरफ, यानी कि इलेक्ट्रॉन का खिंचाव ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा। तो लेफ़्ट टू राइट जो है ना वो क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, जो आयोनाइजेशन एनर्जी को भी बढ़ाता है। एटॉमिक रेडियाई आपको पता ही है कि लेफ़्ट टू राइट डिक्रीज़ करता है, तो जिसकी वजह से अगर साइज़ कम हो रहा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है बेटा, ज़्यादा होती है। अच्छा, शील्डिंग इफेक्ट क्या है? शील्डिंग इफेक्ट यह है कि अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बाहर वालों को रिपेल करें, शील्ड करें, आने ना दें। यानी कि ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ये प्रोटेक्टिव लेयर कह रहे हैं कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द बनाई होती है इन्होंने, बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को अंदर नहीं आने देते। इसको कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट, कि इनर इलेक्ट्रॉन जो है जैसे जैसे बढ़ते हैं वो शील्ड करते हैं, और शील्डिंग इफेक्ट के बढ़ने से क्या होता है बेटा, आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है। यहाँ रिलेशन 1 बाय शील्डिंग इफेक्ट है, ये अपोजिट रिलेशन है। और स्पिन पेयर रिपल्जन वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग जी टॉपिक है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें ये होता है कि अगर 2p में, हुन्स रूल भी यहाँ यही कहता था, अगर 2p में आपके पास 3 जगह खाली हैं तो जो स्पिन है, स्पिन यहाँ पे नहीं आएगी, ये आगे, यानी कि पेयर बनने की बजाय वो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अकेले अकेले रहना पसंद करेंगे। हुन्स रूल यही कहता था ना कि वो इलेक्ट्रॉन जो हैं अकेले अकेले रहना पसंद करेंगे, बजाय इसके कि वो पेयर बना के रहें इन डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पे जो ये पेयरिंग की सूरत में नहीं बन पाएगा। अब इसका फ़ायदा नुकसान क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि जब इस स्टेट में आता है बेटा तो एटम होता है हाईली स्टेबल। हाईली स्टेबल है तो उसे अपने इलेक्ट्रॉन देने की ज़रूरत क्या है, तो वो इलेक्ट्रॉन नहीं देता। लेकिन जब इस केस में आता है तो वो इलेक्ट्रॉन दे देता है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएगा, अब ये इलेक्ट्रॉन इसको डिस्टेबलाइज कर रहा है, ये इसको जल्दी निकाल देगा। तो ये स्पिन पेयर रिपल्जन की वजह से जो है वो आयोनाइजेशन एनर्जी, अब ये जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जैसे जैसे स्पिन पेयर रिपल्जन बढ़ेगी वैसे वैसे आयोनाइजेशन एनर्जी भी कम हो जाएगी। दोबारा सुन लें, जब हम लेफ़्ट टू राइट आते हैं पीरियोडिक टेबल में, सेम एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन पेयर एक्सपीरियंस स्पिन पेयर रिपल्जन, दिस रिपल्जन डिक्रीज द न्यूक्लियर चार्ज एंड मेक इलेक्ट्रॉन ईजियर टू मूव। फॉर एग्जाम्पल, दोबारा सुन लें, फॉर एग्जाम्पल बेटा कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक एक्स्ट्रा आता है। जब हम अगले लेक्चर में बात करेंगे ना उसकी एक्सेप्शंस की, तो वो स्पिन पेयर रिपल्जन एक बेसिक फिनोमेना होता है बेटे, जिसकी बेस पे ये जो आयोनाइजेशन एनर्जी के ट्रेंड में
एक्सेप्शंस आती हैं। तो यहाँ पे अगर बेटा आप देखें तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर लेके आता हूँ तो ये पे एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन स्टेबल नहीं है, इसलिए इसको वो बाहर फेंकने की कोशिश करेगा। इससे पहले वीडियो में हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखी थी, लेक्चर नंबर 15 में। वहाँ मैंने आपको बताया था कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड हाईली स्टेबल होते हैं। तो ये हाफ फील्ड था, यानी कि पी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। इसका हाफ करो बेटा कितना बन जाएगा, 3। तो 3 तो हाफ फील्ड था। अब ये हाफ फील्ड को ख़त्म करके 4 में लेके जा रहा है, पार्शली फील्ड में लेके जा रहा है, इसलिए ये अनस्टेबल है। तो इलेक्ट्रॉन जो ये है अगर इसको निकाल देगा तो ये स्टेबल हो जाएगा, इसको इजीली निकाल बाहर करेगा। अच्छा बेटा क्वेश्चन यहाँ पे बहुत सारे बन सकते हैं। नंबर 1 ये है कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, और उसमें बेटे फिर आपने इन्वर्टेड कामा में डेफिनेशन लिखनी है, एग्जांपल लिखनी है, यहाँ पे प्लस लिखना है आपने, और नीचे ये वाली वैल्यूज़ ऐड करनी है। फिर गैसियस स्टेट में क्यों लिया जाता है, क्योंकि गैसियस स्टेट में जब हम लेंगे तो एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी आती है। ये 3 फैक्टर हैं जिनकी बेस पे हम इसको कंसिडर करते हैं। फिर बेटा जो व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, तो ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आयोनाइजेशन एनर्जी को इफेक्ट करते हैं। और फिर वो ये वाला क्वेश्चन है, ये जेनेरिक क्वेश्चन है, यानी कि आपको वो हाउ किसी भी फैक्टर का नाम ले सकता है आपसे। इफेक्ट द, फॉर एग्जांपल हाउ शील्डिंग इफेक्ट जो है वो इफेक्ट्स द आयोनाइजेशन एनर्जी। फिर आपने उसका पहले जनरल ट्रेंड बताना है, फिर उसको आपने एक्सप्लेन करना है, फिर आपने डायग्राम लाजमी तौर पे ड्रॉ करनी है। डायग्राम से ये होगा कि उसके अंदर जो है वो क्लियर पिक्चर जो है आगे का आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत अच्छा है।